आप सबका स्वागत है बैंक के साथी चैनल पर। आज हम कवर करेंगे सेकेंड वीक ऑफ जून का वीकली अफेयर्स। तो ये मिलेगा आपको 8 जून से 14 जून तक जो भी करंट अफेयर्स है वो पूरा का पूरा। तो पहले न्यूज़ के ऊपर पढ़ते हैं हम। तो पहला न्यूज़ आ रहा है नेशनल न्यूज़, जितने भी वो एक साइड कर दिए हैं। तो पहला न्यूज़ नेशनल है। तो इसमें ये बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। और ये दोनों पार्टनर क्या करने वाले हैं, एक टेलीमानस सेल जो है लॉन्च करने वाला है। टेलीमानस सेल का जो फुल फॉर्म है वो मिलेगा आपको टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट। और ये जो है लॉन्च किया गया है एट एक इवेंट हुआ था आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में, और ये पुणे महाराष्ट्र में। इस इवेंट के दौरान जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि टेलीमानस सेल है क्या। टेलीमानस सेल जो है एक 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विस है। अगर कोई भी सोल्जर्स को या तो कोई भी आर्म फोर्स पर्सनल्स को अगर मेंटल हेल्थ इशू है तो वो जो है जो भी नंबर दे के रखा है इन्होंने हेल्थ केयर नंबर, तो वहाँ पे जाके वो फ़ोन कर सकते हैं और जो भी मेंटल इशू वो बता सकते हैं और वो उनके उसके हिसाब से वो सॉल्यूशन देने का काम करेगा ये टेलीमानस सेल। तो ये टेलीमानस सेल ऐसा नहीं है कि ये कोई लाइफ टाइम के लिए चल रहा है, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाया जा रहा है और ये 2 साल के लिए चलाया जाएगा। और ये टेलीमानस सेल जो है ये अंडर आता है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ केयर हेल्थ हेल्पलाइन नंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। तो इसमें ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हेल्पलाइन नंबर किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये आर्म फोर्स की तरफ से एक न्यूज़ है जिसमें बोला गया कि आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ने पार्टनर किया है आईआईटी हैदराबाद के साथ, और ये एक तरह का रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाले हैं। रिसर्च एंड ट्रेनिंग का काम करेंगे मेडिकल फील्ड में ये दोनों मिलकर। नेक्स्ट आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आ रहा है ये एक तरह का डेटा निकाला गया जिसके अंदर ये बोला है कि नेदरलैंड जो है 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है इंडिया का। तो इंडिया जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है 3rd लार्जेस्ट वो नेदरलैंड है, और पहले नंबर में आपको मिलेगा तो यूएसए, और दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा यूएई जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया। और नेदरलैंड की अगर हम वैल्यू में बात करें तो आपको मिलेगा कि टोटल 22.36 बिलियन जो है फाइनेंशियल 2024 में इंडिया ने जो है एक्सपोर्ट किया था। और अगर हम कंपेयर करें 2023 के फाइनेंशियल ईयर के साथ तो आपको मिल जाएगी इंडिया ने इस बार कुछ 3.5% जो है ज़्यादा जो है नेदरलैंड को इस बार एक्सपोर्ट किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मिलेगा आपको टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है एक फ्रांस बेस्ड कंपनी है, इन्होंने पार्टनर किया है किसके साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। और ये पार्टनर करके बोल रहे हैं कि ये प्रोवाइड करेंगे एलएनजी। एलएनजी क्या है हमारा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस देने का काम करेंगी 8 लाख जो है मैट्रिक टन पर एनम देने का काम करेगी इंडिया को। और ये दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 10 साल के लिए, और ये दिया जाएगा 2026 से 10 साल के लिए, मतलब कि 2036 तक ये जो है एग्रीमेंट साइन किया गया है ये दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इसके बाद जो साइन किया गया है टोटल एनर्जी जो फ्रांस की कंपनी है, इन्होंने साउथ कोरिया के साथ भी साइन किया है जो कि कंपनी इनकी ईस्ट पावर कॉर्पोरेट लिमिटेड। और ये जो साइन किया गया ये 5 लाख मैट्रिक टन देने का काम करेंगे और ये देंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है, आपको ये वाला याद रखना है जो कि ओएनजीसी की तरफ से आ रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ रहा है, आपको ये याद रखना है। अब ये दूसरा वाला जो पार्ट है ना, आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये साउथ कोरिया का न्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर में बढ़ता है। नेक्स्ट करंट अफेयर आपको मिलेगा कि इंडिया, साउथ कोरिया, जापान और यूएसए और यूएई ने लॉन्च किया एक बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। और ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, इसका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि ड्रग सप्लाई शॉर्टेज हो गया था कोविड के टाइम पे, वैसा शॉर्टेज अब फ्यूचर में ना हो, ये चीज़ ध्यान रखने का काम होगा ये 5 कंट्रीज का। और ये जो इवेंट, ये जो अलायंस जो फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ ड्यूरिंग एक इवेंट हुआ था यूएसए में जिसको बोला जाता है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का इवेंट, और इस दौरान ही इसको जो है लॉन्च किया गया था। इसमें जो है ये पार्टनर बने थे ये 5 कंट्री। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री से मिलेगा आपको फोन पे। फोन पे ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया है पिकमी के साथ। पिकमी एक तरह क्या है, पिकमी एक तरह का मान सकते हैं जैसे कि रैपिडो, ओला, उबर हमारे इंडिया में है, वैसे ही कुछ एक श्रीलंका का राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है पिकमी। और ये क्या करेगा, एनेबल करेगा कोई भी अगर इंडियन ट्रैवलर्स अगर श्रीलंका में जा रहे हैं तो वो भी जो है यूपीआई का फैसिलिटी ले पाए। ऐसे ही कुछ मई 2024 में भी लॉन्च किया गया था फ़ोन पे ने। फ़ोन पे ने उस समय पार्टनर किया था लंका पे के साथ, और ये लंका पे क्या काम कर रही थी कि श्रीलंका में जो है यूपीआई फैसिलिटी देने का काम कर रही थी। और ऐसे ही सेम कुछ अप्रैल 2024 में भी लॉन्च हुआ था। अप्रैल 2024 में जो है फ़ोन पे ने पार्टनर किया था सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ, और ये सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ पार्टनर करके ये कर रहे थे कि इनके जो भी होटल्स हैं उधर जो है यूपीआई फैसिलिटी देने का काम कर रही थी, जो कि हेल्प करेगा इंडियन के विजिटर्स को अगर वो सिंगापुर विजिट करते हैं तो। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने पार्टनर किया है सेंट्रल ट्रिब्यूनल डिवीजन जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस को इंडिया में 2025 तक। और ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया अंडर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूएन का
जो एम है, यूएन मतलब क्या, यूनाइटेड नेशन का जो एम है वो 2030 तक है कि टीबी को खत्म करना है, पर इंडिया का जो एम है वो 2025 का है। मतलब इंडिया जो है और ज़्यादा एडवांस है यूएन से भी। इसके बाद हम चलते हैं कि मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ने जो सेलिब्रेट किया गया है इनका 33 फाउंडेशन डे, और इसके अंतर्गत एक थीम भी लॉन्च किया है जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, वो मिलेगा आपको प्रॉमिसिंग भारत एज अ टेक प्रोडक्ट नेशन। तो ये आपको थीम भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंटेंट में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कंटेंट मिलेगा आपको कि इंडिया ने इनोग्रेट किया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम में। ठीक है, तो ये जो हो रहा था ये सिंगापुर में हो रहा था, और इसमें जो इंडिया डेलीगेट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो थे सुनील भरतवाल। सुनील भरतवाल जो है वो सेक्रेटरी है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और ये जो है इंडिया के डेलीगेट्स थे। इसी के साथ एक बिजनेस डेलीगेट्स भी था जिनका नाम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है इन्वेस्ट इंडिया। ये दोनों ने मिलके जो है पार्टिसिपेट किया था IPEF क्लीनिंग इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम में, और इसमें ये बोला गया था कि इंडिया जो है ऑफर करेगी कुछ 500 बिलियन 2030 तक, 500 बिलियन जो है USD देने का काम करेगी 2030 तक, ऐसा कुछ बोला गया था इस फोरम में। इस फोरम में एक IPEF कैपिटल फंड भी जो है लॉन्च किया गया था, और इसको जो लॉन्च करने वाले 2 पार्टनर्स है वो मिलेगा आपको IPEF पार्टनर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, और IPEF पार्टनर्स, और फिर दूसरा जो है मिलेगा आपको प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रुप, और इन दोनों ने पार्टनर करके ही जो है IPEF कैपिटल फंड जो है लॉन्च किया है। इसके बाद जो ये इवेंट था इसके अंतर्गत, ये जो फॉरम था इसके अंतर्गत कुछ 100 टेक स्टार्टअप को भी सिलेक्ट किया गया है। वो 100 में से कुछ इंडिया के 10 टेक स्टार्टअप्स हैं। आपको 10 याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। आपको बस पता होना चाहिए 10 जो है इंडियन कंपनीज इसमें आए हैं इस फोरम के अंतर्गत। और ये जो है पहला ऐसा कुछ फोरम हुआ है जिसमें कुछ 69 सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात की है, और इसका जो अमाउंट बनता है कुछ 30 बिलियन का बनता है। और ये जो IPEF है ये कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पुराना है, इसको लॉन्च किया गया था 23 मई 2022 में, और ये जो लॉन्च किया गया था टोक्यो जापान में लॉन्च किया गया था, और इसके साथ टोक्यो जापान मतलब जापान से जो पार्टनर किया था वो किया था USA ने, और ये दोनों ने मिलकर ही इसको लॉन्च किया था। करंटली इसमें अभी इस फोरम में टोटल 14 जो है कंट्री पार्टनर्स है, और ये जो है एम करता है, अब आप इसका थोड़ा ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि ये जो है एम करता है कि जो भी इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसको सॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, उसको सॉल्व करना, उसको डिस्कस करना कि कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसका ये काम करता है ये फोरम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री से हमारा कि यह आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, और इन्होंने एक इंडिजीनियस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का काम क्या रहेगा, ये एक तरह का डिवाइस है जो कि मॉनिटर करेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स को, और इसी के साथ एक एयर प्रभा ऐप भी लॉन्च किया है। एयर प्रभा ऐप जो है ये एक तरह का रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम रहने वाला, ये एक ऐप है। ठीक है, तो ये है लॉन्च किया था अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। इसके बाद हम थोड़ा स्टेट की न्यूज़ पढ़ लेते हैं। स्टेट की न्यूज़ ज़्यादा है नहीं, तो मैंने इधर आपको नेशनल न्यूज़ में ऐड कर दिया है। तो इस स्टेट की न्यूज़ में बिहार की तरफ से आ रहा है कि बिहार के 2 बर्ड सेंचुरी का एज अ राम सरोवर साइट मिला है। आपको एग्जाम में अगर आप प्रीवियस उठा के देखो तो आपको राम सरोवर साइट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, और राम सरोवर साइट जो है वो दिया जाता है जो कि नेशनल जो कि इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो है बिहार के 2 बर्ड सेंचुरीज को दिए हैं। वो पहला बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगा नागी बर्ड सेंचुरी, और दूसरा मिलेगा नकती बर्ड सेंचुरी बिहार का, और ये दोनों को जो है राम सरोवर साइट का दर्जा दिया है। तो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी करंट का न्यूज़ है। इसके बाद बढ़ते हैं हम, आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पार्टनर किया है अटल इंक्लूशन सेंटर के साथ, और ये पार्टनर किया है अन्ना यूनिवर्सिटी इंक्लूजन फाउंडेशन के साथ, फाउंडेशन में, और ये जो है क्या करने वाले हैं जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको एनहांस करने का काम करेंगे। ये तो रहा हमारा नेशनल अफेयर्स। अब चलते हैं बैंकिंग अफेयर्स के ऊपर। तो बैंकिंग अफेयर्स में पहला आपको मिलेगा कि डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, इन्होंने 4 MU साइन किए हैं। एक MU साइन किया है 4 बैंक के साथ, एक MU साइन किया 4 बैंक के साथ। कौन कौन से 4 बैंक मिलेगा आपको, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये पार्टनर में क्या करेंगे, ये जो है एक स्पार्स सर्विस सेंटर लॉन्च करेंगे। स्पार्स का मतलब क्या हुआ, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो है लॉन्च करेंगे कहाँ, सर्विस सेंटर लॉन्च करेंगे डिफरेंट ब्रांच जो भी ये बैंक्स के हैं। ये टोटल 1128 ब्रांच बोल रहे हैं कि ऐसे ये ब्रांच होने वाले ये बैंक्स के, इधर जो है ये लॉन्च किया जाएगा। पहले तो हम स्पार्स के बारे में समझते हैं तो आपको और अच्छे से इसके बारे में समझ आएगा। स्पार्स क्या है, स्पार्स जो है एक तरह का वेब बेस्ड सिस्टम है जिसमें जो भी आर्म फोर्स के पर्सनल्स हैं वो जो है अपना जो भी पेंशन क्लेम है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था।
पर ऐसा कोई जगह हो सकता है जहाँ आम पर्सनल रूरल एरिया में रहते हैं या रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा ना हो, तो उस केस में जो है ये बैंक पिक्चर में आएंगे और ये बैंक का जो सर्विस सेंटर है उधर जाके वो जो है फैसिलिटी ले सकते हैं स्पार्क्स का। ऐसा कुछ करने के लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये 4 MOU साइन किया है और इसमें कुछ मिनिमम चार्ज भी होंगे। तो वो चार्ज एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ब्रांच में जाएंगे तो बैंक कुछ ना कुछ चार्ज भी करेगा उनसे, तो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो हमें फंडिंग जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैंक भी अपना कुछ प्रॉफिट देखेगा, तो वो जो है कुछ ना कुछ मिनिमम चार्ज भी करेगा जो भी पर्सन जो है स्पार्क्स की फैसिलिटी लेने जा रहा है बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा कि ये फाइनेंस लिमिटेड ने पार्टनर किया है HDFC बैंक के साथ और ये एक तरह क्या करने वाले हैं, एक अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन देने वाले हैं जो भी MSME एंटरप्राइज है उनको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपको करंट अफेयर्स मिलेगा PNB क्या है, नेशनल पेमेंट नेशनल नहीं, पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने पार्टनर किया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ और ये एक प्रोवाइड क्या करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का काम करें जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इधर। इससे आपको एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ना, इतना पढ़ो काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं कि सेबी ने एक एडहॉक कमेटी जो है वो बनाया है। ये एडहॉक कमेटी को चेयर करेंगे उषा थरूर। उषा थरूर जो है वो फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर थे पहले RBI के, इनको जो है एडहॉक कमेटी बनाया गया है। अब हम ये समझते हैं, आप किसी बंदे को एडहॉक नहीं पता, बताना चाहूँगा कि ये टेम्परेरी कमेटी है, टेम्परेरी फॉर्म में बनाई है, परमानेंट कमेटी नहीं है, तो इसलिए इसको एडहॉक कमेटी बोला गया। और ये कमेटी का काम होगा कि रिव्यू करना ओनरशिप एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लीनिंग कॉर्पोरेशन का। अब क्लीनिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। क्लीनिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है कि इसको हैंडल करने का काम होता है, कोई भी सेटलमेंट, डिलीवरी ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सब करने का काम होता है। ठीक है, कोई भी सेटलमेंट जैसे कि कोई ट्रेड का सेटलमेंट है तो वो सब काम करने, वो सब संभालने का काम होता है क्लीनिंग कॉर्पोरेशन का। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है और ये कमेटी क्यों बन रही है वो समझते हैं। क्लीनिंग कॉर्पोरेशन में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है तो कुछ जो ओनर होते हैं वो सिंगल ओनर होते हैं, इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स नहीं रहते हैं, मल्टीपल ओनर्स नहीं रहते, जिसकी वजह से इसको लॉन्च किया गया। अभी ये बोला जा रहा है इसमें जो है मल्टीपल ओनर्स होने चाहिए और इसलिए ये जो है कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा कि एल्डिस इको लाइफ जो है इन्होंने रीब्रांड किया है और ये बन गया एल्डिस लाइफ इंश्योरेंस और इन्होंने एक लोगो जो है लॉन्च किया, लेकिन इनका जो ब्रांड पोजिशनिंग है वो सेम रखी है। उनका जो ब्रांड पोजिशन रखी है उन्होंने जिंदगी अनलिमिटेड रखी है। तो आपको ये भी थोड़ा याद रखना कि इन्होंने जिंदगी अनलिमिटेड को जैसे ब्रांड पोजिशनिंग रखी। फिर आपको न्यूज़ मिलेगा कि म्यूचुअल माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो कि एक तरह का NBFC है, इन्होंने पार्टनर किया SBI के साथ और ये पार्टनर करके जो है लॉन्च करने वाले हैं फाइनेंशियल सर्विस वुमेन एंटरप्राइज के लिए जो कि रूरल और सेमी रूरल एरिया में रहता है। और इनको जो लोन दिया जाएगा वो दिया जाएगा मिनिमम 10,000 का और मैक्सिमम वो 3 लाख का लोन ले सकते हैं। ये एक तरह का MOU था जो कि बैंक की तरफ से आता है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो कि एक इंटरनेशनल आर्म है NPCI का ही, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होगा जो कि UPI रेगुलेट करता है। तो यही जो है इनका जो इंटरनेशनल आर्म है उसका नाम होता है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल बैंक ऑफ पेरू के साथ और ये जो है पेरू में UPI जैसा कुछ लाने की बात कर रहे हैं या UPI लाने की बात कर रहे हैं, UPI लाइक पेमेंट सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं पेरू में। और इसकी वजह से जो है पेरू पहला साउथ अफ्रीका कंट्री बन चुका है जो कि अडॉप्ट करेगा UPI टेक्नोलॉजी। इससे पहले जो है UPI टेक्नोलॉजी ऑलरेडी श्रीलंका और फिर सिंगापुर ये सब ने अडॉप्ट कर लिया और अभी डिफरेंट जो है साउथ अमेरिका जैसे कंट्रीज भी जो है UPI को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और इसमें ये बोला गया है कि ये अभी रिसेंटली बैंक ऑफ नामीबिया ने भी जो है ये अफ्रीकन कंट्री था, इन्होंने भी जो है UPI जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए ही NIPL के साथ भी पार्टनर किया था मई 2024 में, मतलब पिछले महीने ही इन्होंने पार्टनर किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स मिलेगा आपको यूनिवर्सल संपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने मारुति सुजुकी इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ पार्टनर किया और इन्होंने लॉन्च किया इंश्योरेंस फॉर टुडे अ सेफ कैंपेन। और ये कैंपेन क्या करेगा कि बताएगा कि इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस जब कभी भी रिस्क हो जाता है, जब भी कभी अनफॉर्चुनेट रिस्क हो जाता है तो उस केस में इंपॉर्टेंस क्या है इंश्योरेंस की वो बताने का काम करेंगे ये दोनों मिलकर। और ये एक तरह कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है इंश्योरेंस टुडे फॉर अ सेफ टुमारो। नेक्स्ट मिलेगा आपको कि सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है नोन योर क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी को कि वो अपडेट करे जो भी इनके कस्टमर की KYC इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री पे, यहाँ पे अपडेट करने के लिए इनको अनिवार्य कर दिया गया था। और इसमें जो पहले रूल था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉपी देने के लिए बोला था जो भी KYC इन्फॉर्मेशन है सेबी ने, और वो जो है 10 दिन के अंदर देने के लिए बोला था। लेकिन अब बोला है कि इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉपी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रेपोजिटरी। और इसमें जो है इनको जो है टोटल 7 दिन का टाइम दिया है, ठीक है। और आप इसके साथ एक और चीज़ याद रखना कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये जो नए कस्टमर्स आएंगे उनके लिए, जो नए कस्टमर्स आएंगे वो उनके लिए KYC की बात चल रही है, नोन योर क्लाइंट की बात चल रही है। लेकिन
जो पुराने कस्टमर होंगे उनका क्या? तो उनके लिए जो सेबी ने बोला है कि एक टाइम लिमिट दे दिया कि 1 अगस्त 2024 के बाद जो 6 महीने का टाइम मिलेगा उनको कि वो जो है जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके केवाईसी अपडेट करने के लिए कहाँ पे सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पे। नेक्स्ट चलते हैं कि सेबी ने, ये भी सेबी की तरफ से न्यूज़ आ रहा है कि सेबी ने 2 ग्रुप बनाई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। ये 2 ग्रुप जो है, ये 2 ग्रुप में आपको 2 टाइप मिलेंगे, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहिए वो आएंगे और इनके अंतर्गत ये बोला गया कि इनको जो भी मटेरियल चेंज करने हैं वो जो है 7 दिन के अंदर करना पड़ेगा और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो उनको 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा। अब हम पहले ये समझते हैं कि मटेरियल चेंज है क्या। मटेरियल चेंज आपको वो मिलेगा कि अगर कोई भी एनआरए या तो जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनको अगर चेंज ऑफ जुडिशन करना है, नेम चेंज ऑफ अकाउंट एक्विजिशन करना है, मर्जर करना है, डीमर्जर करना है, ओनरशिप करना है, तो ये सब के अंतर्गत आता है मटेरियल चेंज के। तो ये अगर करना है तो टाइप 1 में तो उनको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा और कुछ भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना तो उनको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहा, मतलब कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा वो, और वो जो है एक्सप्लिट नहीं है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो जो आएंगे वो टाइप 2 में आएंगे। जो दूसरे मटेरियल चेंजेस वो टाइप 2 में आएंगे और उनको जो टाइम दिया गया वो 30 दिन का टाइम दिया कि अगर उनका कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो 30 दिन के अंदर सबमिट करने के लिए बोला है सेबी ने। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है। आरबीआई ने फॉर्म किया एक कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ एपी होटा। एपी होटा जो है वो है फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ एनपीसीआई। एनपीसीआई हो गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये क्या करेगी कमेटी, ये कमेटी फॉर्म करेगी एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म पेमेंट, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म, ये जो है फॉर्म करने का काम करेगी। और ये पेमेंट का काम क्या रहेगा कि रिड्यूस करेगा जो भी पेमेंट फ्रॉड्स होते हैं उनको, जो भी पेमेंट फ्रॉड्स होते हैं हमारे आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे होते रहते हैं, तो उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। और इसको जो टाइम लिमिट दिएगी 2 महीने के अंदर ही जो भी रिकमेंडेशन है वो देना पड़ेगा। और इसके साथ ही बोला गया कि जो भी रिकमेंडेशन है इसको जो अपलोड करना पड़ेगा सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी पे। ठीक है, तो इनका काम रहेगा क्या करना कि आइडेंटिफाई करना जो भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके ऊपर सॉल्यूशन देने का भी काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या हमारा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपको हाईलाइट मिलेगा जो कि सेकंड मॉनेटरी पॉलिसी मिलेगा आपको 2024 का, और इसमें आप सारे के सारे रेट्स पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। ये मैं वापस रिपीट के कुछ मतलब नहीं बनता। अगर आपका जो एग्जाम, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सितंबर की आरआरबी पीयू की, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। जो अभी थर्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी आएगा तो वो पढ़ना, उसके साथ हम प्रीवियसली पढ़ लेंगे, तो आप इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको मोटा मोटा अभी थोड़ा देख लो, जैसे कि थोड़ा बहुत पता होगी क्या क्या रेट्स होता है। लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए, रेपो रेट क्या है, फिक्स रेपो रेट क्या है, बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना जरूरी है। मैं आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है और बैंकिंग अवेयरनेस बनाना बहुत हेक्टिक हो जाएगा, प्लेलिस्ट बनाना। तो मैं ट्राई करूँगा प्लेलिस्ट बन पाए तो बना दूंगा। लेकिन अभी आप सोचो कि करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस आप कैसे भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, और करंट अफेयर्स भी आपकी मर्जी कैसे भी पढ़ो। लेकिन अगर आपको इस टाइप का कंटेंट चाहिए तो आप मेरा पीडीएफ ग्रुप के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप से डाउनलोड कर लो। और अगर आपको वीडियो देखना है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ जीडीपी प्रेडिक्शंस है जो कि मारा है डीबीएस बैंक ने, सिंगापुर बेस्ड, और इन्होंने जो मारा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 7% का जीडीपी प्रेडिक्शन मारा है। इसके बाद गोल्डमैन सैच ग्रुप ने मारा है कैलेंडर ईयर 2024 के लिए जो जीडीपी प्रेडिक्शन मारी है 6.9% मारी है, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 6.8% मारी है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट करंट अफेयर्स मिलेगा आपको इंटरनेशनल अफेयर्स। अब तक हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे थे, अब मिलेगा आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में आपको मिलेगा कि इंडिया की तरफ से जो इंडिया डेलीगेट है ये है नीरज वर्मा। नीरज वर्मा एक एडिशनल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के। तो इन्होंने जो है अटेंड किया था 2 समिट। एक समिट का नाम है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, और ये जो हो रहा था ये हो रहा था हमारा यूएसए में। ठीक है, तो ये जो है समिट को अटेंड नहीं ये हो रहा था जेनीवा स्विट्जरलैंड में। आपको याद ध्यान है, यूएसए में नहीं, जेनीवा स्विट्जरलैंड में हो रहा था। तो ये समिट अटेंड किया था। इसके साथ एक और समिट है जो कि AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, इसको भी अटेंड किया था। तो इस समिट के अंतर्गत ये बोला गया था कि जो भी स्टॉक होल्डर है, वो जो भी लीडर्स हैं या जो भी स्टॉक होल्डर प्लेटफॉर्म्स है वो जो है एड्रेस कर सकते हैं जो भी चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो उसके बारे में बताने का काम था WSIS का। इसके बाद जो AI फॉर गुड समिट है, ये जो हुआ था वो AI के बारे में हुआ था कि AI को जो है कैसे बढ़ाया जाए और इफेक्टिवली यूज़ किया जाए, उसके लिए हुआ था। इसके साथ ही एक और डिसीजन लिया गया जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो नीरज वर्मा जी है इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि AI फॉर गुड जो समिट इंडिया में भी होना चाहिए, और इसको जो है ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया। और अभी ये जो है न्यू दिल्ली में होगा 15 से 24 अक्टूबर 2024 में।
और इसको जो ऑर्गेनाइज कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको याद रखना कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स असेंबली 2024 की है, जो कि ये ऑर्गेनाइज कराती है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स इंटरनेशनल न्यूज़ का। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग रशिया में जो हो रहा था, और इसमें जो इंडिया के डेलीगेट्स थे वो थे दामू रवि, और ये जो है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। और ये जो हेल्ड हो रहा था ये रशिया में हेल्ड हो रहा था सिटी नोवगोरोड, ये जो रशिया में हो रहा था, और इसको जो चेयर कर रहे थे वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कर रहे थे, क्योंकि जहाँ पे जो भी मीटिंग हेल्ड होती है तो वहाँ की जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वही जो है उसको चेयर करते हैं। तो ये रशिया में हो रहा था, तो इसकी वजह से ये रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर था इसको जो है चेयर कर रहे थे। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद जो इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट से ध्यान रखने वाली बात है वो है ये जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग था रशिया में, ये पहला मीटिंग था जो कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स है 2023 में। जो 2023 में जो एक्सपेंशन था उसके बाद ये पहली बार ऐसा कुछ मीटिंग हुआ था। तो ये 2023 में एक्सपेंशन क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 15 ब्रिक्स समिट 2023 में आपको ये कंट्रीज के नाम मिल रहे होंगे, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ये कंट्री में से 5 कंट्री थे जिन्होंने मिलके, और जो ब्रिक्स की कंट्रीज है इन्होंने मिलके ब्रिक्स ब्लॉक बनाया था, और ये टोटल 10 कंट्रीज मिलके जो है ये ब्रिक्स ब्लॉक बनाया था। और ये जो है ब्रिक्स ब्लॉक बनने के बाद ये कुछ पहला मीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा बहुत ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिक्स जो है लॉन्च किया गया था सितंबर 2006 में, जिसमें सिर्फ 4 कंट्रीज थे जो कि है इंडिया, रशिया, चाइना और ब्राज़ील, और ये बनता है BRIC। और ये 2010 आते आते इसमें जो है साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन हो गया, जिसकी वजह से ब्रिक्स बना आफ्टर 2010, और अब जो है ब्रिक्स ब्लॉक बना है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट चलते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट है। समीर बंसल जो है MDL CEO बन चुके हैं PNB मेडलाइफ के, और इन्होंने जो रिप्लेस किया है वो किया आशीष श्रीवास्तव को। और इसके बाद प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं 17 सेशन ऑफ UNG, मतलब कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 17 प्रेसिडेंट बने हैं वो मिलेगा आपको UN PM यांग, जो कि कमोरियन के हैं। इसके बाद कुवैत के जो क्रोन प्रिंस बनाए गए वो आप यहाँ नाम देख सकते हो, बहुत लंबा नाम है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, तो आप यहाँ से नाम देख लो। उसके चलते सिक्किम के जो CM बने हैं, सेकेंड टर्म जो मिला है इस बार वो मिला है प्रेम सिंह तमाक को, जो है CM बने हैं सिक्किम के। और इसके बाद गवर्नर भी याद रखना है आपको, LP आचार्य जी जो है गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट कंट्री चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री मिल रहा है आपको वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2024, जो मैंने आपको बताया था ना WIS जो उधर हो रहा था, क्या बोलते हैं हमारे स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रहा था। तो वही समिट में एक अवार्ड भी दिया गया था, जो कि बोला गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट जो CDOT है हमारे इंडिया में, इसको जो है इनको जो है अवार्ड दिया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड दिया गया क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है कि मोबाइल बेस्ड सेल ब्रॉडकास्ट अलार्मिंग सिस्टम। ये क्या करेगा, ये जो भी अगर मान लीजिए कोई डिजास्टर होने वाला है तो उससे पहले जो है रियल टाइम जो है मोबाइल में इंफॉर्मेशन देने का काम किया था, जिसकी वजह से इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट अवार्ड मिलेगा YEY वर्ल्ड एंटरप्राइज अवार्ड 2024 का, जो कि वालायन को दिया गया है। वालायन जो है ये चौथे एंटरप्रेन्योर है इंडिया की तरफ से जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं इंडेक्स और रिपोर्ट के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर। तो इंडेक्स में आपको मिलेगा ये 21 एडिशन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी 2025 की, जिसमें बोला गया कि इस पे जो है टॉप 150 में जो इंडिया की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ है वो 2 हैं सिर्फ, वो है IIT बम्बई और IIT दिल्ली। और इसमें IIT बम्बई का जो रैंक है ग्लोबली वो आपको 118 मिलेगा, और IIT दिल्ली का जो रैंक मिलेगा वो आपको 150 मिलेगा। इसके साथ आपको याद रखना है कि पहले रैंक में कौन था, पहले रैंक में था MIT जो कि USA की यूनिवर्सिटी है, और इसको जो है ये जो है अब तक कुछ 13 बार जीत चुकी है। पहली बार 2012 में जीती थी, और 2014 के बाद वो कंटिन्यूसली 2025 तक जो ये लिस्ट है इसके अंतर्गत ये पहले नंबर पे आई है, ठीक है। और इसके साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इसमें एक राइजिंग स्टार का भी अवार्ड दिया गया था, जो कि दिया गया था गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है 4th कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का, और इस इंडेक्स के अंतर्गत ये बोला गया है कि विशाखापट्टनम ये जो है ओनली पोर्ट है इंडिया का जो कि ये टॉप 20 रैंकिंग में आ पाया है। तो विशाखापट्टनम पहला रैंक है इंडिया की तरफ से, लेकिन पहला जो ग्लोबली रैंक है वो आपको मिलेगा चाइना का एक पोर्ट जिसका नाम है यांगचिंग पोर्ट, और दूसरे नंबर पे जो मिलेगा आपको पोर्ट ऑफ साला जो कि ओमान में है। और मैंने आपको विशाखापट्टनम के बारे में बताया कि 19 नंबर पे आता है इंडिया की तरफ से, पर इसके साथ आपको एक और याद रखना है कि मुद्रा पोर्ट गुजरात में है, और ये जो है 27 नंबर पे आता है ग्लोबली, और ये इंडिया का सेकंड जो है पोर्ट है जो अंडर टॉप 50 में आता है। टॉप 50 में जो पोर्ट्स आते हैं टोटल कुछ इंडिया की तरफ से 4 पोर्ट है, तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना है।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैंडी टेक स्टार्टअप टेक लिस्ट निकाला है, जिसमें आपको मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स है, टेक स्टार्टअप्स है, वो है यूएसए में, फिर है चाइना में, फिर है इंडिया में। और इंडिया में जो टेक स्टार्टअप्स है, ये आपको 10 टेक स्टार्टअप के नाम दिख रहे होंगे डिफरेंट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, और नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको सीधे स्किप कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से टोटल 10 जो है स्टार्टअप्स है। इसके बाद आपको पढ़ना है कि कंट्री वाइज कितने जो है इस लिस्ट के अंतर्गत आए हैं, कंट्री वाइज कैटेगरी वाइज जो है कितने इस लिस्ट में आए हैं। तो इसमें आपको मिलेगा कि स्पेस कंपनी से जो आए हैं वो मिलेगा आपको 9, और जो न्यू टेक्नोलॉजी से आए वो 4, क्लीन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जो आए हैं वो 4 मिलेंगे। इसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये मैं आपको 10 कंपनीज के नाम बता रहा हूँ इंडिया में, इस पर जो मैक्सिमम कंपनीज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस कंपनीज है। तो ये लिस्ट में आपको ये सारे के सारे डिटेल्स है जो मैंने आपको पूरा लिस्ट बना के दे दिया, जिसके साथ वो पढ़ने में हेल्प हो। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स कुछ रिपोर्ट है, रिपोर्ट पे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, कि एग्जाम में पूछा नहीं आता रिपोर्ट पे क्वेश्चन, तो हम इसलिए रिपोर्ट को वन लाइन के थ्रू ही पढ़ लेते हैं। तो यूनिसेफ चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट लाया है इस बार 2024 का, जिसमें बोला गया कि 4 में से 1 जो है चाइल्ड जो है फेस करता है भूखमरी जो है से उसको फेस करना पड़ता है, पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है फेस करना पड़ता है। उसके बाद एक यूएन का रिपोर्ट आया जिसमें बोला गया कि ग्लोबल पब्लिक डेब्ट जो है इस पर हाईएस्ट हुआ है 2023 में, जो कि हुआ है 97 ट्रिलियन का। इसके बाद आपको मिलेगा कि वर्ल्ड ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट लाया है जिसका नाम है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है कि जो कि हम फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट करते हैं, 2024 में फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्ट किया गया था, उससे ज़्यादा जो इन्वेस्ट किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी में, ऐसा कुछ कहना है। सॉरी ये थोड़ा मैं गलत हो गया, ठीक है, ये तो मैं थोड़ा गलत हो गया कि इस बार जो है जो फॉसिल फ्यूल में जो इन्वेस्ट किया है हमने 2024 में वो दुगना किया है, ऐसा कुछ कहना है इस रिपोर्ट में। और ये कितना है, टोटल 2 ट्रिलियन का मार्क है ये जो है हमने इस बार ग्लोबली जो है जो इन्वेस्टमेंट की गई है इन फॉसिल फ्यूल्स में। इसका चलते कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि आ रहा है वर्ल्ड मेथोडोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, ये आ रहा है रिपोर्ट जो कि है ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो टच करने वाला है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नेक्स्ट 5 ईयर में, ऐसा कुछ इस रिपोर्ट का कहना है। नेक्स्ट चलते हैं एक्वेशन इन न्यूज़। एक्वेशन इन न्यूज़ के लिए है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया है मर्जर विस्तारा और एयर इंडिया का। विस्तारा और एयर इंडिया का जो है मर्जर अप्रूव कर दिया है, और इस मर्जर के अंतर्गत ये बोला गया कि ये मर्जर होने के बाद ये जो है सबसे बड़ी एयरलाइंस बन जाएगी, जो कि ग्रुप वाइज जो है ज्वाइन हो रही है। और इनको जो विस्तारा को टाइम दिया डायल्यूशन होने के लिए, ये 9 महीने का टाइम दिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना एग्जाम बोर्ड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक स्विट्जरलैंड बेस्ड जू रिच इंश्योरेंस है, इन्होंने एक्वायर कर लिया है 70% जो कोटक जनरल इंश्योरेंस की जो स्टैक है उसको, और ये खरीदा है कुछ 5560 करोड़ रुपीज़ में। इसके बाद पीएनबी ने डायल्यूशन किया है 10% का स्टैक कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, और ये जो डायल्यूशन किया है थ्रू IPO के थ्रू किया गया है। और इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ 6.125% जो है स्टैक खरीदा है क्लीनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जो कि मैं आपको बता रहा था क्लीनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि सिंगल ओनरशिप रहता है, तो उसका जो स्टॉक खरीदा है इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया ने 6.12% का। नेक्स्ट चलते हैं साइंसी न्यूज़। साइंसी न्यूज़ में मिलेगा कि इसरो ने डेवलप किया एक कम्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर। कम्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर क्या होगा, एक जो ये सॉफ्टवेयर है इसको बनाया गया है कि जो सैटेलाइट जब लॉन्च होता है वो लॉन्च होने तक स्पेस में पहुंचने तक, और उसका जो इंटरनली कैसे वो काम करना है उसके लिए एक सिम्युलेटिंग सॉफ्टवेयर है, और इसका नाम रखा है इन्होंने प्रभा। प्रभा का जो फुल फॉर्म आपको मिलेगा पैरेलल रेंज सोलर फॉर एरोस्पेस वेहिकल एरोडायनेमिक्स डायनेमिक लिमिटेड। और ये जो है काम करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, सिमुलेट करने का एक्सटर्नल और इंटरनल फ्लो और वेहिकल का, तो ये इसका काम रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मिलेगा आपको अर्थ केयर के बारे में। अर्थ केयर जो है वो है अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर, और इसका काम रहेगा स्टडी करने को क्लाउड और एरोसोल इफेक्ट जो भी अर्थ में हो रहा है उसको। और ये कैसे करेगा, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे कि आपको पता होगा कि ये हमारा अर्थ है, इस पर जब भी कभी सनरेज पड़ती है, ये थोड़ा डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब भी कभी सनरेज पड़ती है तो इसके बाद इसका सनरेज जो है रिफ्लेक्ट बैक भी होता है। तो जब रिफ्लेक्ट बैक होगा उसके बाद ये अर्थ केयर का काम होगा उसको एनालाइज करने का, ठीक है। और ये अर्थ केयर जो बनाया गया था ये यूरोप स्पेस एजेंसी ने पार्टनर किया था जापान स्पेस एजेंसी के साथ, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरर एजेंसी के साथ, और ये जो लॉन्च किया गया ये यूरोप में लॉन्च किया गया, आपको याद रखना ये यूरोप में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स चलते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है कि बोइंग का स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट है जिसने लिफ्ट किया है 2 लोगों को। वो 2 लोग कौन है, एक है बुट्स
मिलमोर और एक है सुनीता विलियम। हमारे लिए सुनीता विलियम इंपॉर्टेंट है, जिनको भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। हमारे सुनीता विलियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया ओरिजिन अमेरिकन है और ये पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है जो कि बोइंग के स्टारलाइनर में जा रही है। और ये जो है इनका जो रोल रहेगा स्पेसक्राफ्ट में वो रहेगा स्पेसक्राफ्ट पायलट के तौर पे। और ये जो है पहला ऐसा बोइंग का मिशन टेस्ट फ्लाइट है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होने वाला है। अब हम ये समझते हैं कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो टेस्ट है ये इसका काम क्या रहेगा। इसका काम रहेगा कि अभी प्लान कर रहे हैं जो नासा है कि जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो छोड़ो मैं आपको एक चीज़ बताने भूल गया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता क्या है। ये जैसे अर्थ है ना, अर्थ के आसपास एक स्पेस स्टेशन घूमता रहता है जिसका काम होता है कम्युनिकेशन करना अर्थ के साथ, और ये जो है बहुत सारे फैसिलिटीज देता है। तो इस स्पेस स्टेशन में जो है क्रू को भेजने का काम करेंगे रोटेशन शिफ्ट में। तो उसी की जो है टेस्टिंग चल रही है जिसको बोला गया बोइंग स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट टेस्ट, और ये जो है टेस्ट किया गया और ये सक्सेसफुल रहा भी। नेक्स्ट चलते हैं कि स्पेस एक्स की तरफ से आ रहा है कि स्पेस एक्स ने फर्स्ट फुल टेस्ट फ्लाइट रिटर्निंग किया है अर्थ में, और इसकी जो स्पेसक्राफ्ट गिरी है वो गिरी है इंडियन ओशन में। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मान लीजिए ये है क्या, ये समझते हैं। ये हमारा अर्थ है, मान लीजिए ये हमारा स्पेस एक्स का रॉकेट है। ठीक है, तो इसका काम क्या रहेगा रॉकेट का, कि रॉकेट जो है पहले उड़ेगा। ठीक है, तो रॉकेट उड़ता है तो आपको पता होगा कि रॉकेट जब उड़ जाता है तो उसका जो बहुत सारा मलबा जो है अपना स्प्रेड करता है, जो डेब्रिस बोला जाता है उसको स्प्रेड करता है रॉकेट। और उसके बाद क्या करता है, जो भी रॉकेट है उसका जो सैटेलाइट है वो उसको जो है लॉन्च करता है स्पेस में। ठीक है, उसको लॉन्च कर दिया स्पेस में। उसके बाद इस रॉकेट का काम क्या होगा कि वो रॉकेट जो है वापस से अर्थ में आने का काम होगा उस रॉकेट का, जिसकी से उस रॉकेट को जो है वापस से यूज़ कर सकते हैं और उसमें वो दूसरा सैटेलाइट भेज सकते हैं। तो ऐसा कुछ करने वाली पहली कंपनी बनी है स्पेस एक्स, और ये जो रॉकेट जो वापस से जो आया है अर्थ में वो इंडियन ओशन में आया है, ऐसा कुछ कहना है स्पेस एक्स का। और ये ऐसा नहीं है कि स्पेस एक्स ने ये सब कुछ एक ही बार में हासिल कर लिया। स्पेस एक्स का जो पहला टेस्ट था, 3 टेस्ट था, वो फेल हुआ। ये जो था चौथा टेस्ट था और ये सक्सेसफुली पास हुआ। और ये जो स्टार स्पेस मैं बोल रहा हूँ आपको कि स्टार स्पेस जो है इस मिशन का नाम रखा गया है। तो इस मिशन में जो यूज़ किया गया है स्टार स्पेस एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया है, जिसको सैटेलाइट बोल रहा हूँ मैं। और इसके साथ एक सुपर हैवी रॉकेट जो है लॉन्च किया गया था जो कि वापस अर्थ में आ गया है। और ये जो है पहला बना है फुली रियूजेबल ट्रांसपोर्टल सिस्टम जो कि कैरी करेगा क्रू को और इवन जो कार्गो, ये दोनों को कर सकता है, जिसकी से जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। जो भी बनाने के लिए जो भी रॉकेट्स को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो बचने का काम करेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा काम किया स्पेस एक्स में, और फ्यूचर में आपको दिखेगा कि डिफरेंट जो एजेंसीज स्पेस एजेंसी है वो भी इसको जो हासिल करेंगे, और इवन इसरो भी हासिल करेगा हमारे इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने इसरो की बात कर ही रहा हूँ, तो इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है फ्रांस एजेंसी के साथ मिलकर। फ्रांस एजेंसी के साथ मिलकर एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा है इन्होंने त्रिस्ना। त्रिस्ना का फुल फॉर्म मिलेगा आपको इंफ्रारेड इमेज सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असिस्टमेंट। ये क्या करेगा, इसका काम रहेगा मॉनिटर करना अर्थ टेम्परेचर को और मिटिगेट करना जो भी क्लाइमेट चेंज है उसको। और ये मिशन जो है जिसको लॉन्च किया जाएगा 2025 में, और इसका जो ऑपरेशन लाइफ होने वाला है इस मिशन का वो होने वाला है 5 साल का। और इसके अंतर्गत ये भी बोला गया था कि इसमें जो है 2 पेलोड्स होने वाले, इस सैटेलाइट में 2 पेलोड्स होंगे। एक पेलोड का नाम होगा थर्मल इंफ्रारेड जो कि प्रोवाइड करेगा फ्रांस की एजेंसी, और दूसरा जो होगा वो होगा विजिबल नियर इंफ्रारेड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड जो है इसको डेवलप करने का काम होगा खुद इसरो का। और इसको जो है लॉन्च किया जाएगा एट एल्टीट्यूड ऑफ 716 किलोमीटर का जो एल्टीट्यूड होता है इधर, और इसको जो है ऑपरेट करेगा ये सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट पे। एग्जाम के लिए आप बैंक की तैयारी करो तो इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना ये पार्ट पढ़ो काफ़ी है, ये पार्ट पढ़ो, नीचे जो की फीचर्स है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एल्टीट्यूड पता होना चाहिए बस, कितने एल्टीट्यूड में इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि पीरू और सल्व है किया, ये जो है जो बन चुके हैं 41 और 42 सिग्निफिकेंट नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड्स के। और ये जो है एक तरह का गाइडलाइन जो है स्पेस गाइडलाइन है कि जो भी स्पेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेब्रिस फैल जाती है स्पेस में, तो वो जो है डेब्रिस कम से कम फैलें, और जो स्पेस एक्सपोजर है, जो भी स्पेस को हम यूज़ कर रहे हैं उसको सही से यूज़ किया जाए, पीसफुली यूज़ किया जाए। तो वो सब के लिए ये दोनों कंट्री ने साइन किया है, और ये जो मेंबर बन गए 41 और 42, आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको एक और न्यूज़ मिल रही होगी, रशिया के एक
एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम आप यहाँ से देख सकते हो, कुछ अजीब सा नाम है। ये जो है पहले पर्सन बने जिन्होंने 1000 क्यूमुलेटिव डे जो है इंडिया स्पेस स्टेशन में पूरा कर दिया है। और ये 1000 डे क्यूमुलेटिव डेज का मतलब ये नहीं है कि ये इन्होंने एक बार में 1000 डे किया है। इन्होंने 2008 से कभी 90 दिन जाके, कभी 80 दिन जाके, ऐसे रोटेशन शिफ्ट में जाके इन्होंने टोटल जो है 1000 दिन पूरे कर दिए। ये जो है रेशे से बिलोंग करते हैं, तो आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिफेंस का न्यूज़ है। डिफेंस का न्यूज़ मिलेगा आपको अनिमिका राजीव, ये जो सब लेफ्टिनेंट है और ये पहली वुमेन बनी है इंडियन नेवी से जो कि हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। और इसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखना है कि एक लेफ्टिनेंट है जो कि लद्दाख से बिलोंग करता है और ये पहले नेवल ऑफिसर से जो कि लद्दाख से बिलोंग करता है, जिनका नाम है जामिया तुशवेंग। तो ये जो है बिलोंग करते हैं लद्दाख से और इनको जो है हेलीकॉप्टर पायलट का दर्जा दिया गया। और ये जो दर्जा दिया गया है ये दिया गया INS जो कि तमिलनाडु में हो रहा था, INS रंजाली जो कि तमिलनाडु का बेस है, उधर जो है इनको दिया गया। इसके साथ आपको याद रखना है कि 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी को एज अ इंडियन एयरफोर्स की पहली पायलट बनी थी जिन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक जो है ये जो डेवलप करने का काम था मेजर राजप्रसाद जो कि आर्मी डिज़ाइन के जो डिपार्टमेंट है वहाँ से है, इन्होंने डेवलप किया था और इसको लॉन्च किया गया है बाय लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। और ये जो है वो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन नेवी के। और ये क्या करेगा, ये विद्युत रक्षक क्या करेगा, ये एक तरह का IoT बेस्ड सिस्टम है, मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम है जो कि मॉनिटर और प्रोटेक्शन और कंट्रोल सिस्टम देने का काम करने वाला है इंडियन आर्मी को। इसके अलावा नेक्स्ट काइंड ऑफ चलते हैं कि ग्रीन रिच शिप बिल्डर को एक MU सेंड किया DRDO के साथ जो कि 500 करोड़ का डील है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट है, डिटेल्स इसके आपको सिर्फ इसका हेडलाइन पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्सिंग न्यूज़। स्पोर्ट्सिंग न्यूज़ में मिलेगी सुनील छेत्री जो कि 39 ईयर ओल्ड है, ये जो बिलोंग करते हैं सिकंदराबाद तेलंगाना से, इन्होंने फाइनली इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली। और इन्होंने जो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था वो क्या था, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 का जो अभी हो रहा था, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और इसमें जो हराया था कुवैत को हराया था। ठीक है, कुवैत को हराया नहीं था, सॉरी, ये ड्रॉ मैच हो गया था, 0-0 हुआ था। ये था मैच अगेंस्ट कुवैत को हरा नहीं पाया था क्योंकि ड्रॉ हो गया। और अब हम सुनील छेत्री के बारे में कुछ इनके करियर के हाईलाइट्स कुछ पढ़ लेते हैं। तो ये जो था इनका कुछ 19 दिन लंबा करियर था और इन्होंने कुछ 151 और कुछ 94 जो है इंटरनेशनली गोल मारे हैं। और ये 94 गोल इंटरनेशनल मारने की वजह से सुनील छेत्री जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट गोल। नॉर्वे चेस 2024 में जो आपको याद रखना है वो है कार्लसन मैग्नस जो कि मेंस में जीते हैं। और इसमें जो थर्ड नंबर में आता है वो आता है प्रज्ञानाथन जी। जो प्रज्ञानाथन आपको पता होगी जो 17 साल के, ये जो है तीसरे नंबर पे आए हैं इस टूर्नामेंट में। और इन्होंने जो हराया है वो चाइना के प्लेयर को हराया। इसका चलते हैं फार्मूला F1 के बारे में पढ़ते हैं। फार्मूला F1 में जो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स है, इसमें जो मैक्स वर्स्टैपिन है, ये जो रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं, ये जो है ये जीते हैं कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स तीसरे साल स्ट्रेट 3 साल के लिए इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेज वैसे तो मैं बोलता हूँ स्किप करना चाहिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये आ रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून, जो मैंने पिछली बार भी कराया था, मैं इस बार वापस से करा रहा हूँ। इसका आपको थीम याद रखना, वो है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रिसाइलेंस। और इसका जो स्लोगन है वो आपको ध्यान रखना है कि आवर लैंड आवर फ्यूचर वी आर #जनरेशन रिस्टोरेशन। तो ये है। और इसको जो होस्ट किया गया था 2024 में होस्ट किया गया था सऊदी अरबिया के द्वारा, और 2024 में होस्ट किया जाएगा, और 2025 में जो होस्ट किया जाएगा वो साउथ कोरिया होस्ट करेगा। इसके साथ आपको एक और एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ना है, वो है फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग्स एमंग सिटीजन। और ये जो इसका जो डेट है वो है 10 जून 2024। और इसको जो प्रपोज किया जाता है कि इसको ऐसा कुछ होना चाहिए सिविलाइजेशन के लिए भी, तो वो जो प्रपोज किया था चाइना ने प्रपोज किया, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये था हमारा जो सेकंड वीक का करंट अफेयर्स था। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझाया वो समझ आया। और अगर आपको मेरा इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपका मेरा कोई भी वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो में क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं यही मिलूंगा आपको। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।